इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जिसमें कि तमाम जो बच्चे हमारे पीछे आप देख रहे होंगे वो यहाँ पर मौजूद हैं और सर से पूरा जो इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ सवाल पूछे जाते हैं, क्या कुछ क्लैरिटी उन्होंने क्या कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने सवाल का जवाब दिया है। ऐसे तमाम खबरों से जुड़ने के देखते थे पंचायत। बहुत धन्यवाद। नाम हो गया, ये सब हो गया। देन हमारे जिला में जो लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, सोसाइटी क्या है, रिलीजन क्या है, मतलब उसके बारे में थोड़ा ही पता हो। तो जब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो जो मैंने व्हाट आई एम सेइंग इज जस्ट इंडिकेटिव, इट्स नॉट एग्जॉस्टिव, है ना। तो उसमें क्या करना है, आप लोगों को खुद से सोचना है। सोचेंगे तो क्या होगा, आपके मन में क्वेरीज आएगा। तो अभी तो सबसे पहले जो आपको करना है इन सब चीजों पे खुद से एक मेंटल प्रिपरेशन जिसको मैं कहता हूं। व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज व्हिच इज द मोर चैलेंजिंग इश्यूज ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट्स, या मतलब 5 तो हमेशा तैयार रखना है कि टेल मी एनी 5 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस दैट योर डिस्ट्रिक्ट इज फेसिंग, टेल मी एनी 3 गुड पॉइंट्स अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, टेल मी व्हिच इज द 3 नेगेटिव थिंग्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से हमारा पॉइंट्स होने चाहिए। टेल मी 3 सपोज आपने कुछ इश्यूज बनाया है, देन यू हैव टू आल्सो शो देम द वे आउट। दे कैन आल्सो आस्क यू कि इसको कैसे आप चेंज करेंगे। ये हो गया। देन कुछ आएगा, जैसे आपका बीपीएससी में डिफरेंट पोस्ट होते हैं, उस पोस्ट से रिलेटेड आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कितने सारे पोस्ट हैं उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि पोस्ट के बारे में आपको जानना होगा, सारे पोस्ट के बारे में एटलीस्ट नोमेनक्लेचर और कितने पोस्ट है ये सब जानना चाहिए। बट यू नीड नॉट गो डीप इनटू ऑल द पोस्ट, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट आप अगर बीपीएससी भरते हैं तो क्या सोच के भरते हैं, नॉर्मली होता है ना, जैसे आप सिविल सर्विसेज भरते हैं तो वो क्या बनना चाहता है, सभी लोग आईएएस बनना चाहता है। बट नॉट आईएएस, ठीक है आईएएस तो सब बनना ही चाहता है, लेकिन होता है ना 2-4 मेन सर्विसेज जो है, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, आईएफएस हो गया। बट उसके बियॉन्ड कोई नहीं कहता है कि मुझे तो रेलवे ट्रैफिक में जाना है, कोई नहीं कहता मुझे तो इंफॉर्मेशन सर्विस में जाना है, ऐसा कोई नहीं कहता है ना। ऐसा एट द मोस्ट 99% तो बोलता है आईएएस बनना है, और 1% में होते हैं वो लोग जो बोलते हैं कि पहला चॉइस इनका फॉरेन सर्विस होता है और पुलिस सर्विस भी होता है। वो 1% में दोनों ही आ जाते हैं, मान के चलिए। तो कहने का मतलब है बिहार में भी जब हम बीपीएससी का एग्जाम देते हैं तो आपका बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, बिहार पुलिस सर्विस हो गया, ये 2 मुझे लगता है कि यहाँ मेन होगा। या आप लोगों में से कोई ऐसा है जो 3rd सर्विस पहला चॉइस दिया है, इसके अलावा नहीं होगा। तो एटलीस्ट ये चीज आपको जाननी चाहिए। और ग्राउंड लेवल पे आप जो पोस्ट देखते हैं, जैसे आपका बीडीओ हो गया, सीईओ हो गया, एसडीओ हो गया, है ना, डीसी हो गया, जो प्रमोशन के बाद बीपीएससी से भी आप बनते हैं। फिर सेक्रेटारिएट में जो होता है, जैसे डायरेक्टर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, जो की पोस्ट है which are capable of taking decisions and which have regular public interactions। तो इन चीजों के बारे में हमें जानना चाहिए, उनका क्या रोल है। देन एसएचओ के बारे में, एसपी के बारे में, डीएसपी के बारे में, इंस्पेक्टर के बारे में, है ना, डीजीपी के बारे में, ये सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्यों, इसका मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आजकल क्या होता है, एक क्वेश्चन जो होते हैं जो आपको रोल प्ले जिसको कहते हैं। सपोज आपके डिस्ट्रिक्ट से वो सवाल पूछ रहे हैं, पूछते पूछते वो ऐसा पूछेंगे कि इफ सपोज यू आर मेड सीईओ ऑफ योर सर्कल या बीडीओ ऑफ योर ब्लॉक या एसडीओ ऑफ द सब डिवीजन एंड सम सिचुएशंस विल बी गिवन बिफोर यू, देन व्हाट विल बी योर डिसीजन, व्हाट काइंड ऑफ एक्शन यू विल टेक। Or suppose you have mentioned that there are 3 main challenges in my districts or in my subdivisions, okay? Then they will ask, suppose you are the subdivisional magistrate of your subdivision, then what action you will take, what steps you will take. Now, when this situational question comes, okay, then you have to be very, very specific, okay? You have to imagine the situation on the ground. Then only you can answer। इसके लिए कोई अलग से हम प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं बट नॉट एग्जैक्टली। मोटा मोटी हम प्लानिंग कर सकते हैं उसके रोल से जुड़ा हुआ। जैसे सपोज एसडीओ होते हैं, एसएचओ होते हैं, सर्कल ऑफिसर होते हैं, उनका एक होता है लॉ एंड ऑर्डर का होता है। फिर आज के बहुत सारे रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है। तो व्हाटएवर यू से दैट हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड, है ना। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि सर हम वहां जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे,
तो प्रायोरिटीज होनी चाहिए आपकी, है ना। जैसे आपको अगर ये पूछा गया कि अगर आपको सपोज अपने सब डिवीजन का एसडीओ बनाया जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बताइए, कोई आप में से कैसे आप जवाब देंगे इसको? कोई बता सकते हैं, खड़े होकर बता सकते हैं? अगर आपके सामने ये सवाल आता है कि आपको अपने सब डिवीजन का एसडीओ बनाया जाएगा तो आप क्या करेंगे? कोई बताइए जो भी आपके मन में आ रहा है। हाँ सर, जो उनका कार्य होगा वो करेंगे, जैसे लर्न और मेंटेन करना, लोगों को भी जानना जो हमारे क्षेत्र कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो आएगा। मैं अपने से तो विशेष कुछ नहीं कर सकता, पर जहाँ पे लगेगा मुझे अपना खुद डिसीजन लेना चाहिए तो वहाँ पे मैं अपने पर डिसीजन बनाना है। when I say point wise तो कम से कम 5-6 पॉइंट्स होने चाहिए, बट अगेन पॉइंट्स को आप हमें डिटेल में नहीं जानना, बट पॉइंट्स बताने चाहिए। सबसे पहले आप सोचिए क्या करते हैं, हमें उसमें जाना चाहिए, वही मैं कहता हूँ। जब किसी प्लेस पे आप जाएंगे, पोस्टिंग होगी तो आप क्या करेंगे? माइक दे दीजिएगा सर, एक्स्ट्रा जो बोलना चाहते हो। हाँ, बोला हुआ है वैसे। कहीं भी हमारी पोस्टिंग्स होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ अपने स्टाफ्स को हम जानते हैं, समझते हैं, वहाँ के इश्यूज को हम समझते हैं। अब मान के चलिए जो पटना का इशू होगा, हो सकता है वो दरभंगा का इशू नहीं हो सकता है। इस बात को एग्री करते हैं आप लोग? तो हर जगह के इश्यूज होते हैं, और इश्यूज क्या होते हैं, उनके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं। हर एक कोई भी इशू होगा देखिएगा उसका बहुत सारा होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स होते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। तो हम कहीं पे जाते हैं, सबसे पहले हमारा पोस्टिंग कहीं होता है तो हम क्या करते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे पास है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। फिर क्या करते हैं, उस प्लेस के जो डायनामिक्स है, इशूज है, उसको हम समझते हैं, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो पहले क्या हो गया, हमारे टीम को समझना, देन क्या हो गया, वहाँ के प्लेस के जो इशूज एंड चैलेंजेस हैं उसको समझना, स्टडी करना, ठीक है। और देन क्या होता है, इन दोनों के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमारे जो सब डिवीजन है उसका मुख्य चैलेंज क्या है, उसको 1 2 3 में करेंगे। चैलेंज तो 10 होगा ना, 10 के 10 चैलेंज को हम एक साथ मीट नहीं कर सकते, है ना। आप मानेंगे आपके पास ह्यूमन रिसोर्स का कांस्टेंट होता है और मैन पावर का कांस्टेंट होता है, बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सब चीजों को समझने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करते हैं उन चीजों को कि हमें नंबर 1 प्रायोरिटी पे इसको रखना है, नंबर 2 पे इसको, नंबर 3 पे इसको। तो प्रायोरिटाइज हम कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग बिल्डिंग द टीम्स। जैसे मैं एसडीओ हूँ और मेरे सबऑर्डिनेट में सपोज जो इमीडिएट होते हैं 3 4 या 5 लोग होते हैं, तो मैं अगर और हमने 5 प्रायोरिटी किए हैं तो किसको कौन सा देना है, उनके साथ बात करके हमें पता चल जाता है कि ये इसके लिए अच्छा रहेगा, ये इस काम के लिए अच्छा रहेगा। तो हम वर्क एलोकेशन करेंगे। वर्क एलोकेशन में क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। तो काम करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है लीडरशिप का, वो क्या होता है कि आप गिविंग ऑटोनॉमी एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें ऑटोनॉमी भी देनी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी पड़ेगी कि आप इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, है ना। और उनको हमें सपोर्ट करना होगा, हमें मॉनिटर करना होगा। फिर क्या होगा, हम फील्ड विजिट्स करेंगे। फील्ड विजिट से क्या होगा, लोगों के बीच हम जाएंगे तो क्या होगा, हमें और प्रॉब्लम्स का, ग्राउंड रिलेटिव्स का क्या क्या आइडियाज है वो आएगा। तो ये सब हम काम करेंगे। सो वी कैन नॉट सिंपली से कि हम तो जाके हम जनता का सेवा करेंगे, जो हमें काम दिया जाए वो करेंगे, नहीं। प्लस उसमें और पॉइंट क्या ऐड करेंगे कि उसमें भी ये तो हो गया, प्लस उसमें 2 तरह के काम होते हैं। एक काम होते हैं जो हमें सीनियर्स के द्वारा आता है, जो कि कंपलसरी होता है, हमें करना ही करना होता है ना। वो तो आप करेंगे ही ना, कहीं से कोई आदेश आया कि सपोज आज आएगा कि आज ऑनरेबल सीएम साहब का विजिट है, तो यू हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, उसकी आप तैयारी करेंगे। एक हो गया, आज रामनवमी का प्रोसेसन निकलेगा, होली का त्यौहार होगा, दुर्गा पूजा का होगा, उसको आप करेंगे, ईद का होगा, उसकी आप तैयारी करेंगे। फिर आएगा कि कोई जल जीवन कोई मिशन है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, दैट यू हैव टू डू। एक तो ये होगा जो कंपलसरी आपको करने होते हैं। दूसरा काम होता है जो आप खुद डिसाइड करते हैं। उसमें क्या होता है कि, और ये आपको डेली करना चाहिए। सपोज यू आर सिलेक्टेड तो आपको 10% टाइम एटलीस्ट अपने काम के लिए निकालना चाहिए। व्हेन आई से अपना काम, उसका मतलब ये है कि जब आप ऑफिस में शांति से बैठते हैं
और उसके बारे में सोचते हैं कि हमारा सब डिवीजन कैसा होना चाहिए, हमारा जिला कैसा होना चाहिए, है ना। होता है ना, जैसे मेरे सपनों का भारत हम कहते हैं, तो मेरे सपनों का जिला, मेरे सपनों का सब डिवीजन, मेरे सपनों का ब्लॉक, वो क्या हो गया, आपका इनोवेशन हो गया। तो इस पे भी हमें फोकस करना चाहिए। तो ये सब चीजें भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट्स में आना चाहिए। जैसे अभी बिहार में मान के चलिए ई ऑफिस इम्प्लीमेंट नहीं है हर जगह पे, तो आप देखे होंगे, या फाइल का सिस्टम नहीं होगा। आप गवर्नमेंट ऑफिस में आप लोग कभी बिहार में जाएंगे, जिला में जाएंगे या सचिवालय में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है। आप देखेंगे कि बहुत बड़ा हॉल रहेगा, सचिवालय में जाएंगे और ऐसे ही लोग बैठे हुए, ऐसे फाइल का मतलब कोई सिस्टम नहीं मिलेगा आपको, है ना। फिर डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे तो कोई सिस्टम नहीं है। किसी को बोलेगा कि हमें डीएम साहब से मिलना है, तो बताइए डीएम साहब से मिलना बिहार में कैसा है, कोई एक आम आदमी के लिए महाभारत जैसे है कि नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। उसमें हमें इनोवेशन की जरूरत है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। आपको अगर कहीं भी करप्शन को रिड्यूस करना है और चीजों को, सर्विस डिलीवरी को क्या करना है, पब्लिक फ्रेंडली बनाना है, पीपल्स फ्रेंडली बनाना है, तो क्या करना होगा, टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है कि जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में हूँ, वहाँ मैं एग्जाम कंडक्ट कराता हूँ। तो वहाँ हमने प्रोसेस को ऐसा इंजीनियरिंग किया हुआ है कि अगर मैं भी चाहूँ तो कुछ चेंज नहीं कर सकता हूँ, इट इज ऑटोमेटिक, है ना। जैसे एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अभी हमने वहाँ पे फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का हमने फिजिकल टेस्ट कराया। उसमें हमने क्या किया, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज के डेट में है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, जो कि ओलंपिक्स में यूज होता है, सीसीटीवी कैमरेज हर जगह लगे होते हैं, बायोमेट्रिक्स होता है। कैंडिडेट आ रहे हैं, उनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते हैं कि उनका बायोमेट्रिक्स ले लिए, डिटेल्स कैप्चर हो गया, इसका मतलब अब दूसरा उनके बदले कोई कुछ नहीं करता है। उनको एक नंबर दे दिया जाता है, चेस्ट नंबर। देन उनके पैर में क्या होता है, एक RFID टैग होता है, वो कर दिया जाता है। ट्रैक डिसाइड हो गया। अब क्या हो गया, इंडिविजुअल टाइम कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, वो कितने बजे फिनिश हो रहा है, वो कंप्यूटराइज्ड हो गया एंड रियल टाइम बेसिस पे है। सपोज 4 राउंड लगा रहे हैं, तो आपका जो चेस्ट नंबर या आपका जो टैग है, वो कितने राउंड पे आगे हम रियल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मान लीजिए 2 बजे टेस्ट खत्म हो गया, 2:30 बजे हम क्या करेंगे, सबका जो तुरंत सीट आ गया, एक्सेल सीट, उसको हमने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया ना। अपलोड कर दिया 2:30 बजे ही, फिर आपके पास कितने भी कहीं से फोन्स आएंगे, या आप भी चाहेंगे किसी को फेवर करना, क्या आप कर सकते हैं, आपने नहीं कर सकते, है ना। तो सिस्टम इज सच डिजाइन। लेकिन मान लीजिए कि आज हम कोई रेस करा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, और 5 दिन के बाद 10 दिन का उसका रिजल्ट निकल रहा है ना। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज। तो आप लोग अगर पब्लिक ऑफिसर बनते हैं, तो आपको अगर अपने पब्लिक के चीजों को मॉनिटर करना है, इसको पीपल्स फ्रेंडली बनाना है, तो कैसे कर सकते हैं। एंट्रेंस पे हर जगह आपको क्या करेंगे, कंप्यूटर लगा देंगे, कंप्यूटर लगा देंगे। और एक होता है PGMS होता है, पब्लिक एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर ऐसा कर दिया जाए कि हर एक ऑफिस में आप कहीं जाएंगे, सबसे पहले आपको एक रिसेप्शन दिखेगा कंप्यूटर वाला। बिहार में जाएंगे तो दरवाजा हमेशा खुला मिलेगा गेट का, है ना। जिसके मर्जी गाड़ी से आ रहा है, जा रहा है, आप जाएंगे समझ में नहीं आएगा कहाँ किसको बोलना है। आप किसी, आपको चाहे आप कलेक्ट्रेट में चले जाएंगे, कहीं पे आपको रिसेप्शन नाम की चीज नहीं दिखेगी। आप कहाँ जाना है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। मेन गेट पे सबसे पहले होना चाहिए रिसेप्शन का एक काउंटर होना चाहिए। आप लोग अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का किसी का बैकग्राउंड होगा, तो आप लोग जानते हो 2-3 चीजों का नाम सुने होंगे, है ना। एक सिटीजन चार्टर होता है। तो सिटीजन चार्टर सब क्या कहता है कि ये हमारा ऑफिस है, ये सर्विस हम यहाँ देते हैं, इतने दिनों में देते हैं, ये रिक्वायरमेंट है, इस तरह की चीजें होती है। उसमें टाइम भी रहता है सर, इतना पीरियड में भी। यस, इतने पीरियड में होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नहीं होने पे यहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है कि हम कौन सा सर्विस है, क्या क्या हम सेवाएं दे रहे हैं, सेवाओं कितने दिन में मिलना चाहिए, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, और अगर वो नहीं आपको मिलता है तय समय में, तो आप कहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। ये सिस्टम नहीं है। उड़ीसा गवर्नमेंट आजकल बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ऐसा किया हुआ है
कि हर एक जगह पे उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर लगा दिया है। आप कहीं पे जाएंगे रिसेप्शन पे, आपको 2-3 बंदे होंगे, उनको नॉलेज होता है। अब ये नहीं कि रिसेप्शन पे ऐसा, यहाँ पे बिहार में आप देखेंगे रिसेप्शन पे ऐसा बंदा मिलेगा जिसको कुछ पता नहीं होता है, बस इतना ही बता सकता है वो कि अगर आप कलेक्टर साहब का रूम नंबर कितना है, इतना ही वो बता सकता है, और ज्यादा नहीं बता पाएगा। तो वो बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। ये सब जो ब्रिटेन का एक कॉन्सेप्ट है जो सिटीजन चार्टर का, वहां पे देखेंगे जो रिसेप्शन काउंटर होता है उसमें बहुत ही एफिशिएंट ऑफिसर को बिठाया जाता है, ताकि जो मैक्सिमम चीजों का जो निपटारा है वहां पे हो सकता है। सिंगल विंडो होता है और एफिशिएंट सिस्टम को वहां बिठाया जाता है। उसका आइडिया ये है कि किसी को उस ऑफिस में किसी भी काम से आना है, वहां अप्रोच करेगा, वहां पे अपनी वो शिकायतें बताएगा, परेशानी बताएगा, है ना। उसको कंप्यूटराइज हो गया, आपका नाम हो गया, पता हो गया, सब कुछ हो गया, क्या करना है, किससे मिलना है, आ गया, उसको एक आईडी मिल गया, वो रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। और पीजीएमएस में क्या होता है कि जो भी उनका शिकायत है या उनका आवेदन है किसी पर्टिकुलर अधिकारी के पास ट्रांसफर हो गया। अब मान के चलो कि आप वहां के हेड हो उस ऑफिस के, किसी दिन अपने पीजीएमएस को खोलोगे, आपका भी लॉगिन आईडी होगा, तो आप सोच सकते हो कि आज मेरे ऑफिस में इतने लोगों ने विजिट किया है और कितना पेंडिंग है। पेंडिंग आपको कब शो करेगा, रेड लाइट में शो करेगा अलग से, कि सपोज किसी को वृद्धा पेंशन का कुछ मिलना था, 7 दिन का समय था, उसको 7 दिन अगर नहीं मिलेगा तो उसमें रेड दिखाएगा, अलर्ट। तो आपको अलर्ट हो जाएगा, आप कंसर्न ऑफिसर से पूछ सकते हो कि ये क्यों नहीं बना है ना। तो ये एक तरह का चेक हो गया। एक और इसका फायदा होता है जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर करते हैं, वो क्या करते हैं कि पूरे स्टेट में मान के चलो हर जगह सिस्टम लागू है। वो क्या करते हैं कि हर एक लेवल पे उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि ऑनरेबल सीएम है वो एक दिन में 5 लोगों से बात करेंगे डेली, चीफ सेक्रेटरी है वो 10 लोगों से बात करेंगे, मंत्री साहब भी अपने स्तर से 5 लोगों से बात करेंगे, सेक्रेटरी बात करेंगे 5 लोगों से, ठीक है, डीएम करेंगे 5 लोगों से। और वो सारा कैसे सिलेक्ट होता है, रेंडमाइज होता है। अगर पूरे स्टेट में हमने कंप्यूटर के नेटवर्क को अगर जोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो इट इज वेरी इजी कि 1 लाख लोग आज आए थे विभिन्न दफ्तरों में, और अगर 1 लाख में हमने सॉर्ट आउट करना है सपोज 100 लोगों के लिए या 500 लोगों के लिए, तो हमने ऐसे नंबर निकाल लिए, उसमें से कोई 5 नंबर सीधे सीएम साहब के लिए चला गया, 5 नंबर चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए चला गया, है ना। और सीएम साहब क्या करेंगे, खुद से फोन करके पूछेंगे कि हाँ जी आप गए थे आज ऑफिस में विजिट करने के लिए, पीडीएस के सपोज ऑफिस में, क्या आपका राशन कार्ड बना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, हमारे लोगों ने कैसे आपके साथ बर्ताव किया। नाउ सिंस दिस इज ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड, रेंडमाइज होके आ रहा है, तो कोई भी किसी का नंबर आ सकता है ना, हो सकता है कि डीएम का भी नंबर आ जाए उसमें, कि कोई आदमी डीएम से मिलने गया हो, वो नंबर आ जाएगा। सो दैट वे देयर इज नो चांस, दे आर अलर्ट, कि वो रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक आदमी, कोई भी आदमी आ रहा है, हो सकता है उसका जो कॉल है वो सीधे आज सीएम साहब सर इसी का कॉल तो कहीं नहीं आ जाएगा। सच इज द लेवल ऑफ मॉनिटरिंग, एंड इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज वेरी मच पॉसिबल। बहुत इजी है, बहुत इजी है। एंड टू एंड कंप्यूटराइज करना इट्स नॉट टफ, आराम से किया जा सकता है। बट उसके लिए वो वही आदमी या वही इंस्टीट्यूशन कर सकता है जो अपने आप को गारंटी लेगा कि वो फेयर है, वो ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि अगर हम फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं है तो क्या हुआ, मुसीबत खड़ी हो जाएगी फिर, है ना, फिर पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा ना सिस्टम, फिर नहीं चल पाएगा। तो ऐसा सिस्टम हम बना सकते हैं। तो जब आपको सवाल पूछा जाएगा ना डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कि आपको किसी रोल्स में है, तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती है। फिर आता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है, एकेडमिक्स का आता है। तो ऑप्शनल में क्या है, आप लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम क्लियर किया हुआ, तो उसके लिए कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप हैं उतना ही जरूरत है, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे सवाल आ सकता है, हो सकता है कि सपोज शुरू में 5 सवाल पूछे, 10 सवाल पूछे, आप नहीं भी जानते, ऐसा हो सकता है। पर उसके लिए तो हम ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से आपके जो एकेडमिक्स में होता है, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका एकेडमिक्स का अलग होगा सब्जेक्ट और ऑप्शनल का अलग होगा, उसमें भी एकेडमिक्स में बिल्कुल बेसिक्स आपको जानने की जरूरत है। वो ऐसा नहीं हो कि सपोज आपने पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ, अगर वो पूछता है कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, अगर आप ये नहीं बताएंगे तो प्रॉब्लमेटिक है। तो यू शुड नो दिस मच ओनली,
कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों कहते हैं, पॉलिटिक्स क्या है, और कुछ कुछ जो उसमें फिलोसफर्स होते हैं उनका नाम, उनके थ्योरीज के बारे में बेसिक चीज़ें हमें जानना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं जानते, आपका ऑप्शन नहीं है तो चलेगा कि आपने बहुत पहले पढ़ाई की है, अभी आप नहीं जानते हैं तो उसमें आप बोल सकते हो। उसके बारे में आप बाद में बताऊंगा कि अगर हम कुछ चीज़ नहीं जानते हैं तो उसको कैसे बोलना है। फिर जॉब एक्सपीरियंस के बारे में, कुछ लोग अगर पहले से जॉब कर रहे हैं तो जॉब एक्सपीरियंस के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहिए, आप कौन सा काम करते हो उसके बारे में जानना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं हम, और सपोज अगर मैं कहीं पे मैनेजर हूँ, अगर वो मेरे से ये पूछे कि आप बताओ कि आपका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम ये नहीं बताएंगे तो क्या होगा, फिर अगेन ये अच्छा नहीं जाएगा। हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सपोज मैं रिलायंस में काम कर रहा हूँ, सपोज मैं टाटा के साथ काम कर रहा हूँ, तो रिलायंस और टाटा के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। ऑब्वियस कि हम उसका बैलेंस शीट तो उतना नहीं बता सकते हैं, मोटा मोटी जानना चाहिए। अगर मैं पहले से बिहार में भी किसी पोस्ट पे गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ तो उसके बारे में मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे कोई करंट में कोई चीज़ आया हुआ है तो वो भी हमें जानना चाहिए। उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, करंट अफेयर अभी से एक शुरू कर लेना चाहिए। उसके लिए डेली रूटीन अभी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। डेली रूटीन में क्या है कि अभी से एक सिस्टमाइज होना चाहिए कि जो मॉर्निंग में समय से उठना चाहिए, जो योगा करते हैं, वॉक लेते हैं, एक अच्छा रूटीन होना चाहिए, क्योंकि ताकि मेंटल पीस बना रहे। फिर न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, अभी ये सब इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया था कि मेंटल प्रिपरेशन, कि दिन भर में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप हमेशा बायोडेटा आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब्स के बारे में हो, ऑप्शन के बारे में हो, करंट के बारे में हो, तो हर चीज़ में क्या करना है, क्वेश्चंस खुद से करते रहना है। वो क्वेश्चन भी करना है और उसके आंसर भी खोजने की कोशिश करनी है। और जब भी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं हमेशा सब कुछ को पॉइंट वाइज करना है, हर चीज़ में 4-5 पॉइंट हर एक डायमेंशन का होना चाहिए। सपोज अगर हम रशिया यूक्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज़ पे 4-5 होना चाहिए कि उसका क्या ओरिजिन है, क्यों ऐसा हुआ, नेटो का क्या रोल है, उसके बाद इंडिया का अभी तक जो रोल रहा है यूएनओ में रहा है या और भी इंटरनेशनल फोरम में हुआ है, उसमें इंडिया का रोल सही है कि नहीं है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी रही है, क्या उसमें कुछ चेंज हो रहा है। तो सब में 4-5 पॉइंट होने चाहिए और उसको जस्टिफाई कैसे करना है, लॉजिकली करना है। देन कुछ लोग होते हैं जो इंटरव्यू जिनका पहली बार होता है या कभी कभी एक से ज़्यादा बार भी होता है तो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? हाँ, तो सबके साथ होता है कि हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो थोड़े से हम नर्वस हो जाते हैं। हाँ, इसको हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, है ना, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश इन द सेंस कि अभी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले, बातें करें, ऑफिस में जाएं, है ना, कोई आपके सीनियर्स हैं, कोई कलीग्स हैं, या सपोज वहाँ पे डीएम ऑफिस में जाना हो गया, सर्किल ऑफिसर में जाना हो गया, वीडियो से मिलना हो गया, है ना, ऐसे लोगों से मिलकर हमें बात करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आप जब इंटरव्यू बोर्ड में कुछ वैसे लोगों से मिलेंगे, 4-5 लोग आपके सामने होंगे, तो यू विल नॉट फील नर्वस। तो ऐसे रेंडमली जाके किसी ऑफिस में जाके मिलना है, किसी से बातें करना है, ये कोशिश करनी चाहिए आप लोगों को। या फ्रेंड्स, जैसे आप लोग 3-4 लोग जहाँ पे रहते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ मॉक करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है ना, तो हमें तो अभी मौका नहीं देना चाहिए। तो एक बात मान लीजिए, तैयारी कभी पूरी नहीं होगी आपकी। अगर सपोज आपका इंटरव्यू लास्ट में है, मान के चलो, है ना, और 2 महीना टाइम दिया है, तो भी आपको लगा कि आप तैयार नहीं, कुछ ना कुछ छूट गया है, तो एटलीस्ट मॉक भी देना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन ए वीक, है ना, और साथ में तैयारी भी चलनी चाहिए। तो क्वेश्चंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे आप मॉक देंगे तो एक तो क्या आपको बोलने की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि क्वेश्चंस को याद तो हम नहीं कर सकते, क्वेश्चन आंसर को याद करना भी नहीं है। हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, सिर्फ पॉइंटर्स होने चाहिए। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, वो सीन आ जाना चाहिए और फिर हम बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया कि आप अपने यहाँ पे क्या है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, ठीक है, और अभी आज क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स डे है, उसको आपको ब्लॉक लेवल पे सेलिब्रेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो आप कैसे करेंगे?
या ब्लॉक लेवल पे आप महिलाओं के लिए फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज करना है, इंटर पंचायत फुटबॉल टूर्नामेंट, आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो सीधे सीधे आपके माइंड में आ जाएगा शुरू से। अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि सर फर्स्ट आई विल कॉल ए मीटिंग ऑफ ऑल माय ऑफिसर्स। ठीक है, in the meeting, since this is related to sports, I will also invite one representative from the district, preferably district sports officer. In the meeting, we will decide the important things. What will be the schedule of tournament? How many teams are to be invited? What will be the date? What will be the venue? What will be the timing? ठीक है, ये हो गया। Then who will be the chief guest? ठीक है, what will be the prize amount? So we will first decide these things in the first inaugural meeting. Thereafter, we will also decide that how many teams are to be invited. ठीक है, then who will be the coach, who will be the referee, ऐसे करके. What will be the modes of advertisement so that the teams are aware well in advance, ऐसे करके. फिर according to the season, we will also see कि वहाँ पे कितने क्राउड आ सकते हैं, वो क्या वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर बाहर से जो प्लेयर्स आएंगे उनके रुकने का हम इंतजाम कहाँ करेंगे, उसके लिए हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहते हैं, उनसे हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास कितने स्कूल्स हैं, वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था है कि नहीं, लाइट की व्यवस्था है कि नहीं है, गर्ल्स है उनके लिए एकोमोडेशन है कि नहीं, वो सब भी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, और हर एक के लिए हम क्या करेंगे, एक नोडल ऑफिसर बनाएंगे, सो दैट क्या होगा, रोल डिवीजन अच्छे से रहेगा। एक हमारा एकोमोडेशन देखेगा, एक मीडिया देखेगा, एक एडवर्टाइजमेंट देखेगा, एक कोचेस को देखेगा, एक प्लेयर्स को देखेगा, है ना, एक हमारा जो डिग्निटरी जाएगा उसका लाइजन ऑफिसर रहेगा। ये सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, फिर साउंड का व्यवस्था इंपॉर्टेंट होना चाहिए इस तरह से, फिर चीफ गेस्ट को इनवाइट करना होगा। तो ये सारे चीज क्या होगा, हमारे माइंड में करना चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देंगे जिसमें सब कुछ लिखा रहेगा, है ना, कि कौन कौन सा टीम ऑर्गेनाइज इनवाइट भाग ले सकते हैं, उनका एज ग्रुप क्या होगा, प्राइज मनी कितनी होगी, और उसके हिसाब से हम लोग इसको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करेंगे। और उसके साथ हमारी कोशिश होगी कि जो फाइनल मैच होगा उसमें हम कोई अच्छे डिग्निटरीज को बुलाएं। और चूंकि हम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करा रहे हैं तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे इलाके के कोई जो बहुत बड़े स्पोर्ट्स आइकन है उनको हम कोशिश करेंगे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाने का। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन अब जब उनके सामने ही आपके माइंड में एक तस्वीर आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग उससे जुड़े होंगे, हमने कॉलेज में खेला होगा, स्कूल्स में खेले होंगे, है ना, तो मोटा मोटी चीजें आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, उनको लगेगा हम रियल टाइम से बोल रहे हैं। तो जब भी कभी कोई सिचुएशन, कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें रियल टाइम उस सिचुएशन को इमेजिन कर लेना अपने सामने, कि हमारे सामने वो चल रहा है। जैसे जब मैं ये बोल रहा था तो मैं इमेजिन कर रहा था कि मीटिंग हॉल में हम कैसे करते हैं, ग्राउंड में क्या क्या जरूरतें होती है, वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। और जब तक आप उनसे बात करेंगे आपके पास भी कुछ पॉइंट्स भी आने लगते हैं। तो ये जो है, ये मेंटल प्रिपरेशन जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है। तो उससे क्या होगा, आपको ये सब आइडिया मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने से। नाउ अब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग जब इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं उसको हम लोग कैसे फेस करते हैं और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 जो आपका होता है वो क्या, आपकी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि हमें ऑनेस्ट रहना है, ब्रूट ऑनेस्ट रहना है। क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए कि आप जो भी बोल रहे हैं, वहां पे जो भी पैनल बैठे हुए हैं, वो क्या है, आपसे बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा हर एक फील्ड में जानते हैं। और एटलीस्ट वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो तो जानते ही जानते हैं। तो हमें क्या रहना है, ऑनेस्ट रहना है, ब्लफ बिल्कुल भी नहीं करना है। नाउ 3-4 तरीके होते हैं सॉरी बोलने के लिए, या कैसे आप जानते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन होगा जो बिल्कुल आप जानते हैं। जो क्वेश्चन आप बिल्कुल जानते हैं तो उसमें भी जल्दीबाजी नहीं दिखाना है, कैसा इसको हम पूरा ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे जान रहे से पूरा याद कर, कैसे नहीं। हमेशा आपको क्या करना है, कूल, काम, कंपोज्ड ऐसा रहना है। पैनिक भी नहीं करना है और ज्यादा उत्साह में भी नहीं रहना है ना, सिंसियर रहना है। और स्माइल होना चाहिए, चीयरफुलनेस होना चाहिए, सो दैट उनको लगेगा कि हम प्रेशर में भी नहीं है।
और सोच के जवाब दे रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, या ऐसा भी उनको नहीं लगना चाहिए कि हम जानते हैं तो इसको हम तुरंत शुरू हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। तो जो जानते हैं उनका तो हम जवाब देंगे ही, पॉइंट वाइज देंगे। पॉइंट में भी क्या करना है कि सपोज आपको बोलेगा कि ओके टेल मी व्हाट आर द 3 मेन चैलेंजेस इन बिहार, अगर ऐसा पूछता है तो हमें नंबर 1 2 3 बोलना है और ज्यादा कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। ये नहीं कि एजुकेशन है तो एजुकेशन में एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं। आपने 3 पॉइंट्स बोल दिया, है ना, कि सर द 3 मेन चैलेंज इन बिहार इज lack of proper education, lack of proper Medicare and lack of industrialization। अगर मान लीजिए आपका 3 पॉइंट्स है तो इतना ही बोल देना, ठीक है ना। उसके बाद ये नहीं कहना है कि सर lack of education, we sir there is lot of problem in education, there are contract teachers and then there is no infrastructure in schools also, teachers are not well trained, so you need not explain the education in detail right now। अगर आपने 3 पॉइंट्स बोल दिए तो उनको खुद इच्छा होगी तो पूछेंगे, अच्छा ठीक है ये 3 पॉइंट्स है, अच्छा आप बताओ कि एजुकेशन में क्या समस्या है, तब फिर एजुकेशन के डिटेल में जाना। या पूछेगा बताओ इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या समस्या है बिहार में, तब उसके डिटेल में जाना। ये हमेशा ध्यान रखना, ये हम लोग गलती करते हैं। तो जब कोई स्पेसिफिक आपसे पूछता है पॉइंट्स तो हमें क्या करना है, उस समय उसके डिटेल्स में नहीं जाना, सिर्फ उनके पॉइंट्स को बता देना, वो खुद पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो एक तो पॉइंट वाइज बताना है, ऑनेस्ट रहना है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने सुना है उसके बारे में लेकिन कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो उसको कैसे करना है, वैसे बोलना है आपको कि सर आई हैव हर्ड अबाउट दिस बट राइट नाउ आई एम नॉट श्योर, सो इफ यू अलाउ मी देन आई कैन ट्राई। समझ रहे हैं, इसको ऐसे बोलना है। सब में भी बिल्कुल सॉरी नहीं बोल देना है कि नहीं कि ब्लफ तो नहीं करना है, इसका मतलब सीधे सॉरी सर आई डोंट नो, ऐसा नहीं बोलना। सर आई हैव हर्ड अबाउट दिस बट राइट नाउ आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली, सो विद योर परमिशन आई कैन ट्राई। तो आपको मना तो नहीं करेंगे। तो जब आप ये बोल दिए और फिर आप बोल रहे हैं उसमें अगर थोड़ी बहुत गलतियां भी हो गई तो क्या करेंगे, दे विल इग्नोर इट। लेकिन अगर आपने सीधे सॉरी बोल दिया तो आपने एक मौका गंवा दिया। और बिना ये बोले हुए कि आप नॉट श्योर अगर आपने बोल दिया और कुछ गलत हो गई तो फिर क्या होगा कि ये कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा है ना, ब्लफ कर रहा है, तो वो भी नहीं करना, ठीक है। या सर आई हैव हर्ड अबाउट दिस, आई हैव रेड अबाउट दिस बट राइट नाउ सर आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दिस। कुछ ऐसे होंगे, सॉरी सर आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। सो देयर आर वेज एंड मीन्स टू एक्सप्रेस योर अनअवेयरनेस। ये हो गया। देन आपको जेन्युइन दिखना चाहिए। जब आप ऑनेस्ट रहेंगे तो उनको जेन्युइन भी लगेगा आप सही में बोल रहे हैं, है ना, आप हार्टली बोल कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको आर्टिफिशियल नहीं लगेगा। टू द पॉइंट आपका हो गया। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। जब आप बोलते हैं उनके सामने में तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बल्कि जैसे ही आप इंटरव्यू बोर्ड में वेट करते हैं और आपका जब कॉल आता है तो उस समय रूम के अंदर जाने से पहले आपको क्या होगा, अपना एक मेंटल सेटअप बनाना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है ना। जब मान के चलिए कि जो हम नहीं जानते हैं उनके लिए हमारे पास एक्सक्यूज हैं, और जब सॉरी बोलना है स्माइल के साथ बोलना है, चीयरफुल के साथ बोलना है, दुखी नहीं होना है, बिकॉज दे आल्सो नो कि नोबडी नो एवरीथिंग। और आपने मेंस पास करके आए हैं तो दैट कॉन्फिडेंस यू मस्ट हैव, है ना, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देन शुरू के 4-5 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस भी मान के चले ऐसा पूछ देते हैं वो, कभी वो जान के पूछते हैं ऐसा, है ना, कि आपको टेस्ट करने के लिए कि आप नर्वस तो नहीं हो रहे हैं। तो उसमें भी क्या होता है, घबराना नहीं है। हो सकता है कि लास्ट के 2-3 क्वेश्चन भी आएंगे जिसका आप अच्छे से जवाब देंगे तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि दे आर नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज, दे आर टेस्टिंग योर प्रेजेंटेशन, योर क्वालिटीज, कि आप ऑफिसर बनने के लायक है कि नहीं, कैसे क्वालिटीज है आप में। ऑफिसर से क्या क्वालिटीज होते हैं, ऑनेस्टी हो गया, एनालिटिकल स्किल हो गया, करेज हो गया। आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो आप एनालाइज करके बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। एंड रिमेंबर, करेज इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑफिसर्स, क्योंकि आप जहां भी रहेंगे आप क्या करते हैं, हमेशा डिसीजंस लेने हैं आपको। तो लोगों को कैसा ऑफिसर पसंद होता है बताइए, डिसिसिव होना चाहिए ना। ये नहीं कि हमारे देखते हैं मतलब
क्या देखेंगे पता ही नहीं चलता है। तो दे वांट डिसीजंस एंड दे डोंट एक्सपेक्ट कि डिसीजन लेंगे सब सही होगा, ऐसा नहीं। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट योर डिसीजंस आर ऑलवेज करेक्ट, बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू टेक डिसीजंस एंड यू टेक विद राइट इंटेंट, दैट इज इन योर हैंड, है ना, कि हम सही मन से लेंगे, ईमानदारी से लेंगे डिसीजंस, और भले वो बाद में गलत हो जाए, क्योंकि हम तो परफेक्ट तो नहीं है। तो लोगों को भी वैसे ऑफिसर चाहिए जो कि डिसीजंस लेने वाले हो। तो वहां पे भी आप देखिएगा। एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से आपके मन में जो भी सवाल आते हैं, जो भी इश्यूज आते हैं, हर एक इश्यूज में आपके अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। कुछ लोग डरते हैं कि नहीं, अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ऐसा कुछ है, ऐसा भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट भी क्या परफेक्ट होता है? ऐसा तो नहीं है। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? हम ही आपसे तो मिलके बनता है ना। तो सम ऑफ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट कैन गो रॉन्ग आल्सो, इसलिए गवर्नमेंट भी तो डिसीजन को वापस ले लेती है। आपने देखा है कि नहीं, कुछ डिसीजन गवर्नमेंट ने वापस लिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस लिए हैं। क्यों लिए हैं? फिर तो नहीं लेना चाहिए था। तो गवर्नमेंट इज आल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक विल। और कभी कभी अगर दोनों मिसकम्युनिकेशन हो जाता है कि ठीक है, हम ही ने उनको चुन के भेजा है, लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्ट तो संवाद तो नहीं होता है, और उन्होंने कोई जानबूझ के गलत डिसीजन नहीं लिया। उनको लगा कि ये डिसीजन जनता के लिए अच्छा होगा, उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने भी गुड फेथ में लिया, बट लार्जर पब्लिक को लगा कि नहीं, ये डिसीजन जो है उनके लिए सही नहीं है। सो देयर वाज ए मिसकम्युनिकेशन। इसीलिए इलेक्शन के बाद भी बहुत सारे कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं, जैसे आप धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, है ना, रैली निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो दे आर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि आप डायरेक्ट जाके किसी सीएम और किसी पीएम से नहीं मिल सकते हैं ना। तो हम हर तरह का वो है, उसमें ज्ञापन भी आता है, कभी मीडिया भी आता है, मीडिया के थ्रू भी लोग बात को रखते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि हमारा क्या होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, रैशनैलिटी उसमें होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए जो भी हम बोल रहे हैं। अगर हमें फार्म लॉज के बारे में पूछा जाएगा तो हमें लॉजिकल होना चाहिए। और अगर हमें पूछेगा कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस समय ये नहीं बोलना चाहिए कि सर उसने तो ये बोला, उसने तो ये बोला। उसको तो पता है ना। लोग क्या घुमाने लगते हैं बचने के लिए कि बोलते हैं व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, तो उसमें भी बोलता है कि सर उन्होंने तो ये बोला है, अपना नहीं बताता है। तो हमें अपना बताना है कि जब आपसे पूछा जाएगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो आप अपना ही तो बताओगे ना कि सर मुझे लगता है कि ऐसा है ना। तो वो उसको बताने में संकोच नहीं करनी। और आई कैन गारंटी कि आप ईमानदारी से बता रहे हैं, टू द पॉइंट बता रहे हैं, तो दे विल अप्रिशिएट यू, उसमें ऐसा कुछ नहीं। तो आपका अभी से हर एक टॉपिक पे, चाहे वो आपके लोकल हो, स्टेट लेवल के हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, यू शुड हैव योर ओपिनियन ऑन दिस। और उसमें कभी ये मत सोचना कि मेरा ओपिनियन तो बाकी से अलग है, नहीं। यू मस्ट हैव एन ओपिनियन, इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बट उसका क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। कि आप अगर सपोज इंडिया एब्सेंट रहता है यूएन के रिजोल्यूशन से, है ना, आप उसके फेवर में है तो भी आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। आप उसको खराब, आपको लगता नहीं है तो ठीक नहीं है, तो उसमें पॉइंट्स होना चाहिए, उनको मतलब नहीं है इससे। दे आर इंटरेस्टेड व्हाट यू आर सेइंग इज बैक्ड बाय सम साउंड लॉजिक और नॉट। ये हमें चाहिए इंटरव्यू बोर्ड को। वो ये नहीं है कि नहीं आप तो इंडिया कैसे अपोज कर सकते हो, या ये नहीं है कि आप तो इंडिया के बहुत फेवर कर रहे हो। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये सारी चीजें हैं इंटरव्यू के लिए जो मेरे तरफ से था। नाउ दिस इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। उसके अलावा भी आज का तो ऐसे ओरिएंटेशन था, हम लोग आगे ऐसे भी करते हैं कि कोई स्टेट स्पेसिफिक सेशन रखते हैं जिसमें सिर्फ बिहार के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में बताया जाएगा। फिर ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन को। सो अपार्ट फ्रॉम मॉक देयर विल बी सम जनरल क्वेश्चंस, जनरल सेशंस आल्सो, जो कि सबके लिए बराबर होगा, है ना। और मॉक में भी तो आपको फीडबैक मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में आप कभी भी क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी डाउट्स हो, कुछ सवाल आप पूछ सकते हैं, और उसमें जो हमारे ऑफिसर्स होंगे वो आप लोगों को बताएंगे। सो दिस इज एब्सोल्युटली काइंड ऑफ इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली ग्रुप। भले उसमें आपको 83 बैच के भी आईएएस मिलेंगे, है ना, या 90 बैच के मिले, दे आर वेरी सीनियर बस, लेकिन वो खुद आपके पास आए हैं आपको बताने के लिए।
इसलिए आपको कभी ये संकोच नहीं करनी चाहिए कि वो लोग इतने सीनियर्स हैं, मेरे सवालों को कैसा समझेगा, ऐसा नहीं है। सीधी से सीधी क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं, यू कैन पुट अप देयर, ठीक है। थैंक यू। हाँ, ड्रेस कोड वाला पॉइंट मैं भूल गया था, महीना है तो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि आप लोग क्या करें, कोई सूट पहने, ऐसा नहीं करें। टाई लगा सकते हैं, लेकिन जो शर्ट हो तो कॉटन का हो, नॉर्मल जो शर्ट होता है, ट्राउजर होता है, अगर टाई है तो ठीक है, और जो नॉर्मल शूज होता है, दैट्स ऑल। शर्ट में भी आप लोग जानते हैं कि जो प्लेन होना चाहिए, फुल स्लीव होना चाहिए, है ना, बस यही होता है। प्लेन मतलब ज़्यादा डार्क नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, शर्ट थोड़ा लाइट कलर का होता है और जो ट्राउजर होता है वो डार्क होता है, और एक टाई होता है और एक ये होता है। जहाँ तक आपका बियर्ड का बात है तो बियर्ड यू कैन कीप, अगर आप हमेशा रखते हैं उसमें कोई इशू नहीं है ना। हाँ, लेकिन उसमें मान लीजिए कभी ऐसे कोई मजाक भी कर सकता है, कुछ पूछ भी सकता है, तो आप क्यों बियर्ड रखते हैं वो बताना चाहिए नॉर्मली। इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, बट नॉर्मली बताना, उसके लिए तैयार रहना है, दैट्स ऑल। और जो महिलाएं हैं तो लेडीज़ के लिए क्या होता है कि आप साड़ी नॉर्मल पहनते रहते हैं ना, तो कॉटन का होना चाहिए, बस हो गया। अभी तो गर्मी है तो सूट की जरूरत नहीं है। आइडिया ये है कि आप जिस ड्रेस में कंफर्टेबल हो वो होना चाहिए, दैट्स ऑल। ज़्यादा उसमें तो नहीं सोचना है ना। लेकिन जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, तो आपका जो ये होना चाहिए कि आई कांटेक्ट होना चाहिए, सभी मेंबर्स को देखना चाहिए। तो उसमें भी क्या होना चाहिए, इजी। कहने का मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी नोटिसेबल। अब मान लीजिए फ्रीक्वेंटली अगर ऐसे ऐसे करके हम देखते रहेंगे तो क्या उनको लगेगा, उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मान लीजिए 4-5 लोग बैठे हैं, तो जो हमसे सवाल पूछता है तो मैक्सिमम टाइम उसके साथ आई कांटेक्ट रहता है, लेकिन साथ में हम क्या करते हैं, दूसरे मेंबर्स को भी देखते हैं। तो ये सब क्या है, नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसा हमें करना है। फिंगर्स का मूवमेंट तो नहीं होना चाहिए, पर ज़्यादा रोबोटिक भी नहीं होना है, रिलैक्स होके बैठना है, ज़्यादा फिंगर्स का या हाथ का मूवमेंट नहीं करना है। बट एक दो बार हो भी गया तो कहने का मतलब उसके लिए माइंड में प्रेशर नहीं रहना कि नहीं तो हमें तो बोला गया था कि हाँ तो नहीं ये कर रहे हैं। तो बेसिकली रिलैक्स रहना है आप, वो भी चाहते हैं रिलैक्स करना। कभी कभी क्या होगा कि एक साथ आपको 10 सवाल पूछ देंगे, एक ही साथ में पूछ सकते हैं, है ना, तो उसमें आप ये हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या सबसे अच्छा तरीका है, आप उसको तो ये नहीं बोलेंगे कि सर आप एक एक करके पूछिए, है ना, आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो आप क्या बोलेंगे, जितना आपके पास होगा, जितना आप सपोज 10 सवाल पूछा, आपको 5 ही याद रखा, तो आपने क्या करेंगे, 5 का बता दिया, और उसके बाद क्या बोलेंगे कि सर आई थिंक whatever I have remembered, I have answered many questions, but still sir, if some questions are left, then if can you please repeat the questions which are left, then I would again try to answer those questions. जितना जानते हैं उतना बोल के बाद में उनसे भी पूछ सकते हैं। ना मीडियम के बारे में सवाल आता है आप लोगों का ना, कि सपोज अगर वो इंग्लिश में पूछते हैं और मैं तो हिंदी में बोलना चाहता हूँ, तो इसका एक ही है मंत्र, वो जिसमें पूछते हैं उसमें जवाब दीजिए। वो हिंदी में पूछते हैं हिंदी में जवाब दीजिए, इंग्लिश में पूछते हैं तो इंग्लिश में जवाब देना चाहिए। नाउ अगर वो इंग्लिश में पूछते हैं, हिंदी तो मेरे हिसाब से सबकी अच्छी है ही यहाँ पे, अगर वो इंग्लिश में पूछते हैं तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि सर मैं तो हिंदी में ही बोलूँगा, ऐसा करने से अच्छा नहीं लगता है। उसका बेस्ट तरीका है, ये नहीं बोल सकते कि सर मैं इंग्लिश जानता नहीं, ये भी खराब है। तो बेस्ट तरीका है कि आप इंग्लिश में कोशिश कीजिए ना, अभी जब आप हिंदी पकड़ लेंगे तो चलेगा, तो उसे दोनों बात रह जाए, उनका आप डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे। एंड एन ऑफिसर इज ऑलवेज क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड टू नो इंग्लिश इन इंडिया। आपको उतना जानना पड़ेगा ना, तो बेटर वे किसी का मान लीजिए कम है तो थोड़ा बहुत इम्प्रूव भी कर सकते हैं, अभी तो डेट भी नहीं आया। बट ये कभी नहीं कहना चाहिए मेरे हिसाब से कि वो इंग्लिश में पूछते हैं तो कि सर मैं हिंदी में देना चाहता हूँ, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा कोशिश कर लीजिए और फिर थोड़ा हिंदी में भी आ सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। पर जिनका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो यू कैन से एक्सक्यूज कि सर आई एम कंफर्टेबल मोर इन हिंदी, सो इफ यू कैन यू अलाउ मी टू स्पीक, मतलब आंसर दिस क्वेश्चन इन हिंदी, ऐसा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक, और पूछिए आप लोग। पुलिस निकाल लेती है ना, 1-2 केस को छोड़ दिया जाए, लेकिन जिस मैक्सिमम केस में हम देखते हैं अगर पुलिस ने मन से प्रयास किया है तो उनको पता चल जाता है किसने मारा है, भले उसने कितना भी कुछ नहीं छोड़ा हो। तो इसीलिए फिर उसमें फंस जाते हैं, है ना। इसलिए नहीं, मैं कह रहा हूँ ऑनेस्टी एक ऐसी चीज है ना कि सबको पसंद आती है। आप में से इतने लोग बैठे हैं, किसी को पसंद नहीं है तो बताइए, है ना, जो है सच में बताइए। हो सकता है कुछ गलत चीजें भी हो, तो उसमें ऐसा नहीं है, उसे बोल सकता है कि सर उस समय मुझे पढ़ने में मन नहीं था।
तो मैं कुछ ऐसे ही कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है, या मैं ऐसा बिजनेस में लग गया था, फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे करनी चाहिए थी। कुछ तो होता है ना, ऐसे ही तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि सब तो शुरू से ही बिल्कुल होता है कि हमें तो इसी में जाना ही है और पूरा सब कुछ उनका गोल्डन रन चलता है कि एकदम 80-90% 10th में भी है, 12th में भी, और एक ही बार में दिया फिर उसको निकल जाता है। ऐसा सबका नहीं होता है। आप देखेंगे जो लोग सेलेक्ट होते हैं, यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ स्टोरीज कि सबकी कहानी अलग अलग होती है जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं, और सबका अपना एक संघर्ष है। एंड वी शुड नॉट फील इंफीरियर अबाउट दिस। कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। आप अगर मेंस पास किए हैं, आप एक पढ़े लिखे हैं, यंग है ना, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप कभी इतना जो डिले हो गया, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। उस रीजन को पॉजिटिवली बोलना है ना, बस बोलने का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए। आप ऑनेस्ट बोलेंगे तो आप 100% श्योर उनको भी पता चल जाए कि आप ईमानदारी से बोल रहे हैं, ठीक है। और सर ऑप्शनल चेंज जैसे मेरा ग्रेजुएशन, इसमें भी वही फिर अगेन ऑनेस्टी। आपने जब ऑप्शनल ये लिया क्यों लिया? जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ अपना बारे में कि मेरा ग्रेजुएशन में था पॉलिटिकल साइंस, और मेरा जब 2 ऑप्शनल थे आईएएस में, तो एक था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक था हिस्ट्री था, ठीक है। तो मेरा ये था कि मैं 12th करने के साथ साथ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता था। उसमें हिस्ट्री जो होता है कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो हिस्ट्री मुझे अच्छी लगने लगी थी पढ़ने में, तो हिस्ट्री का तो एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन कि मेरा मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था, प्लस जो सब्सिडियरी भी रखनी होती वो भी एक हिस्ट्री था। और जब पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे थे तो पॉलिटिकल साइंस के जो 4 पेपर होते हैं उसमें से एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी था, तो उसमें भी मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने दोनों रखा। तो सबके रीजन, आपने भी स्विच ओवर किया होगा, कुछ ना कुछ रीजन रहा। जब स्टार्ट किए तो 59 के आसपास, उसमें ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, तो उसमें भी 2 सब्जेक्ट होते थे, हिस्ट्री और पॉलिटी। ये हमने 2 रखा, लेकिन उस समय ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने बताया कि हिस्ट्री में मार्क्स अच्छा नहीं मिलता है, तो फिर तो मेरे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही ऑप्शन रहा, तो मैंने तो ये सब लेकिन नहीं बताना है कि इतना भी है ना कि कोई लोग बोलते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में क्या है, देखिए कि सभी सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं। बोले कि ईमानदारी तो ईमानदारी, हाँ नहीं, ईमानदारी है, पर ईमानदारी में मतलब इतना ही नहीं जाना है ना, एक प्रेजेंटेबल होना चाहिए। हाँ सर, पोस्ट ग्रेजुएशन को स्किप किया जा सकता है क्या, बताना कंपलसरी है? नहीं, पूछेंगे तब बताएगा ना, ऐसे तो बताना नहीं है हमको, तो जो सवाल पूछेंगे वही बताएंगे। जो फॉर्म में तो पूरा भरना है आपको, फॉर्म जब आएगा उसमें तो आपको सारा कुछ भरना है ना, जहाँ आपने जॉब किया होगा, उसके लिए तो हम अलग से फिर सेशन भी लेंगे जो आप लोग का आ लोग जाएगा। ऐसे बोलते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन भरने के बाद आपसे ज्यादा क्वेश्चन, खासकर सर जब सब्जेक्ट अगर डिफरेंट हो तो क्वेश्चन भी अराइज होने जाता है, तो क्या उसको स्किप किया जा सकता है? नहीं, स्किप तो नहीं करना चाहिए, भरना चाहिए। आपने जो भी क्वालिफिकेशन लिया है वो तो भरना चाहिए। और मैंने कहा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आप अगर बोलेंगे, जैसे मान के चलिए मेरा लास्ट में ऑप्शनल हिस्ट्री था, जब एक ही था तो, और मैंने ऑनेस्टली कभी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने मिथिला यूनिवर्सिटी से किया था। तो आप लोगों को पता होगा कि अपने यहाँ पे ज़्यादा क्लासेस और ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक बार तो हम फॉर्म एडमिशन कराते हैं और फिर एग्जाम देने के लिए सीधे चले जाते हैं। वो सब जो भी होता है मार्केट में नोट्स वगैरह को पढ़ के, तो ज़्यादा बुक्स पढ़ा नहीं। और जब मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन किया तो उसमें भी सिर्फ एक एक किताब ही मुश्किल से पढ़ा था। तो बोर्ड में, और मैंने हॉबी क्या ऊपर से लिख रखा था, रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग गेम्स, तो वो भी था कि एक्चुअली ढंग का मुझे कोई हॉबी सूझ नहीं रहा था, इसलिए मैंने लिख दिया था रीडिंग बुक्स। उसमें भी स्पेसिफिक नहीं हुआ, क्योंकि स्पेसिफिक पूछेंगे तो स्पेसिफिक पूछेंगे ना, लिखेंगे तो पहला सवाल उनका वही था बोर्ड के चेयरपर्सन का कि आपने हॉबी में लिखी है रीडिंग बुक्स और आपने हिस्ट्री ऑप्शनल है, सो यू मस्ट हैव रेड लॉट ऑफ हिस्ट्री बुक्स। तो मैंने तो पहले सॉरी बोल दिया कि सर ऐसे ऐसे मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, मैंने एक एक किताब भी सबके लिए पढ़ा हूँ, कि एक मेडिवल के लिए पढ़ा हूँ, एक मॉडर्न के लिए, एक वर्ल्ड के लिए और एक एंशिएंट के लिए, मैंने पहले ही बोल दिया। फिर उनका पूछा कि ठीक है, कि उन्होंने फिर हमें हिस्टोरियोग्राफी जो डिफरेंट थॉट्स ऑफ स्कूल्स होते हैं, जैसे मार्क्सिस्ट हो गया या और भी थॉट्स है, उसके बारे में पूछने लगा कि इसके बारे में क्या कहना है। तो फिर उससे मेरा उनका वही जवाब था कि सर मैंने एक ही किताब पढ़ी है एंड दैट बिलोंग्स टू द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स, तो वो जो मैंने पढ़ा है वो मुझे अच्छी लगी है। तो और दूसरे थॉट्स के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट वो जो मैंने पढ़ी वो मुझे कुछ उसमें कुछ गलत नहीं लगा, तो बस फिर वहीं पे खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि दे लाइक ऑनेस्टी ऑल्सो, उनको समझ में आ जाता है
तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए, पहले मैंने बोल दिया हूँ कि अब लिखिए वो सब चीजें, क्वेश्चन से नहीं डरिए। ये तो आप तो ठीक ही बता रहे हैं, इसमें ऐसा बता सकते हैं। और सर जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया, लेकिन सेकेंड ईयर जब था तो बीपीएससी का डेट जो था वो मैच कर गया मेंस एग्जाम का, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो उसके लिए तो वो भी वैलिड रीजन है आपका, तो एडिटिव बोल सकते हैं। इसमें क्वेश्चन तो कॉमन है लेकिन इसका आंसर कॉमन नहीं हो सकता। तो उसमें मैं वही कहूँगा कि मतलब मैं जो करता था, मैं जो मेरे मन में होता था मैं वही बोलता था। हालांकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप बोलेंगे कि हम समाज की सेवा करने के लिए आते हैं तो लोगों को लगता है कि रटा रटा ऐसा कुछ है, लेकिन मैंने तो ऐसा ही बोला था। बट सिर्फ ये नहीं होता, उसमें भी क्या करना, आपको 5 पॉइंट्स बोलने, है ना। क्योंकि सिर्फ आप सोशल सर्विस बोलेंगे तो क्या होगा, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि देयर आर वेरियस सर्विसेज व्हिच ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्विंग सोसाइटी या कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, ऐसा है। दूसरा है क्या, दिस इज द सर्विस व्हिच गिव्स मी वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज to work in diverse capacities which is not found in other services. जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, so you get to work in health, education, public grievances, elections, है ना, women and child, है ना, बहुत सारे है ना, सब में आपको काम करने का, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में करते हैं काम, इरिगेशन में काम करने का मौका मिलता है, एमजी नरेगा में काम करते हैं, नल जल योजना में काम करते हैं। सो इतना बड़ा जो कैनवास है वो दूसरे सर्विस में आपको नहीं मिलता है। तीसरा है कि इससे क्या है, आपका एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा है इस सर्विस में, क्योंकि दिस इज द सर्विस व्हिच गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली कनेक्ट टू द पब्लिक एंड यू कैन सी दैट द पॉलिसीज एंड एफर्ट यू आर डूइंग इज गिविंग द रिजल्ट, सो यू कैन सी डायरेक्टली, which is not found in other services. Then you get to work at both implementation level and policy level. ये भी चीजें, ये सब में आपको मौका नहीं मिलता। Then there is a social status also related to the administrative services in our society. इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। Then personality development, because we get to work at various capacities. We get to work with so many stakeholders of the societies. So indirectly, it also improves our personality. So every day we feel we are a better person. And there is a decent salary also. तो ये सारा कुछ आप बोल सकते हैं, 4-5 पॉइंट होना चाहिए, इसमें सब कुछ आपका आ जाता है। इसमें आप लोग अपना सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, किसको ज्यादा कौन सा सूट कर रहा है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी तो यस ऑब्वियस, जॉब सिक्योरिटी भी आप कह सकते हैं, इसमें कुछ बुराई नहीं। तो आप इसमें सोच लीजिए से 5-6 रीजन होगी, उसमें से आपको कौन सा ज्यादा सुटेबल लगता है उसके हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज कर सकता है कि जो सबसे ज्यादा आपको लगता है उसको नंबर 1, 2, 3 ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये हो जाए, अच्छा हो जाएगा। ठीक है फिर तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और आगे आप लोग जुड़े रहिए, और सारा कुछ ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो उस ग्रुप के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और कुछ भी होता है आप लोगों को बताया जाएगा। और जब भी आप लोगों को मॉक चाहिए होता है तो उस समय आप उसमें बताएंगे, तो उसके हिसाब से हमारे जो ऑफिसर्स होंगे आपको कोऑर्डिनेट करके बता देंगे। सर ऑफलाइन मॉक कब से स्टार्ट होगा? आप जब से बोलेंगे, मैंने ग्रुप में भी लिखा है, तो कुछ लोग उसको ऐसा समझ ले कि पटना में लेना है कि दिल्ली में, वो नहीं है। कब से एक्चुअली है, ऑफलाइन तो है, लेकिन कब आपको चाहिए? सर एक चीज और, शायद 29 से 2 तक यूपीएससी का जो इंटरव्यू चल रहा है सर, क्या लगता है जैसे एक दिन हो सकता है सर, 2 कंडीशन, एक तो अभी जुडिशरी का बचा हुआ है, हालांकि जुडिशरी का कोई केस पेंडिंग था लेकिन केस जीत ही रह गया, तो क्या यूपीएससी का इंटरव्यू जब चल रहा है उस समय कोई पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ले सकता है क्या? बिल्कुल ले सकता है, इसमें तो कोई इशू नहीं।
तो जब भी आप लोगों का डेट आ जाएगा, तो आप लोग डेट इंटीमेट कर दीजिए उसी ग्रुप में, और आपको कब चाहिए वो बता दीजिए, है ना। उसके हिसाब से हम लोग आगे पीछे करके हमारे लोग वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट करके बता देंगे, आपको आएंगे। तो जब भी हमें 3-4 लोग हो जाएंगे, उस समय हम लोग ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं। ऑफलाइन आपका पटना में भी होगा, दिल्ली में भी होगा। पटना में मोस्ट प्रोबेबली जो आपका ऑफलाइन होगा वो आर ब्लॉक के पास एक पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट का कुछ एक बिल्डिंग है, कम्युनिटी हॉल टाइप का है, वहाँ पे होगा नॉर्मली। हालांकि एग्जैक्टली जो है आपको अपडेट किया जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे होगा। ठीक है, सर व्हाट्सएप ग्रुप कैसे जुड़ेंगे? आपने वेबसाइट पे अप्लाई कर दिया है कल रात में, इसीलिए तो आपको खुद से लोग वहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, आप बताइए। हाँ, तो अब फिर से देखिए, नॉर्मली बैठना जैसे आप आते हैं चेयर पे, जैसे ऐसे बैठना है, थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए, है ना। और पीछे सपोर्ट आप ले भी सकते हैं, डिपेंडिंग वहाँ पे चेयर कैसा है ना। तो ऐसे करके आप बैठ सकते हैं, ऐसे करके, हाथ के नॉर्मल ऐसे होता है ना, ऐसे करके हम रख सकते हैं। डिसिप्लिन रहने पर ज़्यादा नहीं सोचना है कि मैं कैसे बैठा हूँ कि नहीं, है ना। और पैर पे पैर चढ़ाना नहीं है, जो पैर जैसे दोनों नॉर्मली ऐसे हम रखते हैं वैसे करके बैठना है। इस हाथ को हम ऐसे करके यहाँ पे लैप में वैसे हम रख सकते हैं, बस हो गया। सर एक लास्ट क्वेश्चन, एक चीज देखिए, वहाँ की जो क्वेश्चन हम जानते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते वहाँ पे, कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है या एक वो कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता है। उसमें तो मैं वो एक चीज़ कहूँगा कि दिस इज लैक ऑफ प्रिपरेशन। मैंने 2-3 चीज़ बोला ना, आपका जो मेंटल प्रिपरेशन बोला प्लस पॉइंट वाइज बोला। जैसे अभी आपको सीधे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई यू वांट टू कम इनटू द सिविल सर्विसेज, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जो मैंने ये 5-6 पॉइंट्स बताया वो भी मैंने भी अभी तैयारी नहीं करके बताया। हो सकता है कि मैं भी आराम से जो सोच के बैठूँ तो एक तो इस 5 पॉइंटों में अलग अलग अच्छे वर्ड्स का यूज़ कर सकता हूँ, हो सकता है और ही पॉइंट्स में निकाल सकता हूँ। तो जब आप तैयारी करेंगे 5-6 पॉइंट या 10 पॉइंट लिखेंगे, उस समय में आपको पूछेगा तो आप 5 पॉइंट जरूर बोलेंगे ना। लेकिन आपने तैयारी नहीं किया हुआ है तो क्या होगा, तैयारी मतलब कि माइंड में है, उसको जॉट डाउन करना है। जो कि पूछे जाते हैं कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछे जाएंगे, स्टेट्स के बारे में पूछे जाएंगे, आज के डेट में जो बिहार का बर्निंग इश्यूज़ क्या है, नेशनल बर्निंग इश्यूज़ क्या है, इंटरनेशनल क्या है। तो उन सब चीज़ों में तो हमारा पॉइंट में होना ही नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन जरूर फिर भी आएंगे जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा ना, तो उसको हम वैसे दे देंगे। तो इसीलिए ना, मान लीजिए कि सपोज 10 सवाल पूछे जाएंगे, तो 10 में से मान लीजिए अगर हमने प्रिपरेशन अच्छे से की है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 7 सवाल ऐसे आएंगे जो आप जानते होंगे और जिसका आपने तैयारी किया होगा। जब वो 7 को आपने स्ट्रक्चर्ड बता दिया, साइंटिफिक बता दिया, एनालिटिकल बता दिया, तो 3 में आप एवरेज ही बताएंगे, फिर भी आपका इंटरव्यू तो एक्सलेंट होगा कि नहीं होगा। तो वही बात है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन ही मेन चीज़ आ जाती है। ठीक है, और चूंकि इंटरव्यू या बोलना है तो प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, बस उसका इंटरव्यू, उसका बीच में हमें क्या करना है, मॉक भी देते रहना है। ठीक है, या अपने फ्रेंड्स के साथ ही क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जो भी आपके अवेलेबल है, बहुत सारे हैं। एक तो मॉक देना होता है, फिर क्या होता है डेली भी हम शाम को खुद से भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं मिरर के सामने बैठ के। या हम लोग का 3-4 लोगों का फ्रेंड्स का ग्रुप है तो आपस में आज हम इसका मॉक ले रहे हैं, कल उसका मॉक ले रहे हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है अभी ये कर। ठीक है सर, जो स्टार्टिंग में एंट्री के बाद का जो तुरंत स्टार्टिंग का 2-4-10 सेकंड जो होता है ना सर, वो थोड़ा सा फिर उसमें तो वही करना है कि जब आना है आराम से बैठना है, जहाँ जब तक वो नहीं बोलेंगे बैठने के लिए तो आपको नहीं बैठना है। आना है, आने के साथ ही मे आई कमिंग सर, या जो मैम है जो उस समय का ग्रीटिंग और गुड मॉर्निंग सर मैम, उसमें भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है ना। ओके, अगर मैम है तो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर्स, ऐसे बोलना है और आराम से उनका वेट करना है। कभी कभी जानबूझ के ऐसा हो सकता है, बहुत कम हालांकि होता है कि आप खड़े खड़े आपसे सवाल पूछना शुरू करते हैं, तो उसको खड़े खड़े ही बोलना है, उनको पता है कि आप खड़े हैं। फिर जब बोलेंगे नॉर्मली यही होगा कि या तो खड़े खड़े पूछ रहे हैं तो खड़े खड़े ही बोलना है, लेकिन नॉर्मली जब बोलेंगे आप बैठ जाए तो आराम से बैठना है, उसको उनको थैंक यू बोलना है और क्वेश्चन के लिए वेट करना है। और नॉर्मली क्या होता है, वो इनिशियल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बायोडाटा से रिलेटेड होते हैं, जो आपको रिलैक्स करने के लिए खुद चाहते हैं कि आप रिलैक्स रहें। 90% केसेस में, 10% केसेस में वो जानबूझ के उनका मोटो ही होता है कि आपको पेशेंस को चेक करना या आपके बाकी चीज़ों को टेस्ट करना। तब क्या करते हैं, जानबूझ के बहुत टफ सवाल पूछते हैं, दैट इज अ पर्पस। बट नॉर्मली चाहते हैं कि आप रिलैक्स होंगे दे, सो दैट कि आप में बेस्ट क्या है, वही आपसे ज़्यादा वो जानने चाहते हैं ना कि आप कैसे व्यक्ति हैं। ठीक है।
ओके, थैंक यू। देखिए, NACS की जो स्थापना है 2014 में की गई थी। इसका 2-3 मोटो है। पहला तो ये था कि बिहार झारखंड के जो भी ऑफिसर्स हैं वो सिलेक्शन के बाद एक मंच पे आए और सभी लोग अपने स्टेट के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कलेक्टिवली सोच सके और कर सके। ये पहला इसका मोटो था। उसके तहत हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू कर चुके हैं, जिसमें से एक जो हमारा इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है वो ये है कि कैसे हमारे बिहार और झारखंड से जो सिविल सर्विसेज की लोग तैयारी कर रहे हैं, BPSC हैं, JPSC हैं या IAS IPS है, उनको हम कैसे गाइडेंस दे सकते हैं। तो इस गाइडेंस प्रोग्राम में हमारा एक जो प्रोग्राम है जो मार्गदर्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हर एक साल टेस्ट लेके कुछ बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको फ्री में हमारे जो सेलेक्टेड ऑफिसर्स हैं वो उनको टॉपिक वाइज पूरा मेंस और प्रीलिम्स का जो है सिलेबस वो कवर कराते हैं। बच्चों को सेलेक्ट करके उनको हम गाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो आप IGP का नाम लिया, इसमें हम क्या करते हैं कि जो सिविल सर्विसेज में या BPSC और JPSC में जो लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं उनके लिए हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाते हैं और उसमें जो मेंस क्लियर कर चुके हैं उन लोगों को हम मॉक इंटरव्यू भी देते हैं, ओरिएंटेशन क्लासेस भी होते हैं और जो अलग अलग टॉपिक्स हैं जैसे स्टेट से रिलेटेड हो गया, करंट अफेयर हो गया, इंटरनेशनल अफेयर हो गया, हॉबीज़ हो गए, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए, हाउ टू फेस इंटरव्यू बोर्ड हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे जो अधिकारी हैं वो सभी मिलके गाइड करते हैं। सर ये बताइए कि जो कि नए स्टूडेंट्स हैं वो NSCS से जुड़ने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? देखिए, NSCS से जुड़ने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हमारे पास NSCS का वेबसाइट है जिसका एड्रेस भी बहुत सिंपल है, NACSBiharJharkhand.org.in। उससे जुड़े रह सकते हैं, वहाँ पे सारे अपडेट्स होते हैं। उसके अलावा हमारा ट्विटर हैंडल भी है NACS बिहार और _JH ऐसे नाम से। फिर हमारा फेसबुक पेज भी है NACS बिहार झारखंड के नाम से। तो इन सब चीज़ों पे हमारा अपडेट हमेशा आता रहता है कि जैसे अभी अगर हम इसकी बात करें, जो अभी 66 BPSC का जो मेंस निकला अभी 2 दिन पहले, तो उसके लिए हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कराने का आया हुआ है कि कोई भी जाके वहाँ विजिट करके उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सारा जो हमारा इनिशिएटिव होता है, एक तो क्या है कि सिविल सर्वेंट्स के द्वारा ही सारा इनिशिएटिव होता है और दूसरा होता है सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जो भी अभ्यर्थी इस बार BPSC का मेंस क्वालिफाई किए हैं वो वेबसाइट पे जाके वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके बाद हमारी जो टीम है वो क्या करते हैं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप की खासियत ये है कि उसमें हमारे यंग ऑफिसर से लेके सीनियर अधिकारी भी सब जुड़े होते हैं और जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो कभी भी कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, वो कभी भी हमारे ग्रुप पे पूछ सकते हैं और उसका तुरंत आंसर दिया जाता है। सर, यह चूँकि हमने पहले ही बताया कि हम लोग का एक मोटो है गिविंग बैक टू आवर सोसाइटी, उसके तहत हम लोग सारा कुछ निःशुल्क कराते हैं और जो कुछ भी हम लोग का एक्सपेंसेस होता है वो हम लोग अपनी सैलरी से उसको हम लोग बेयर करते हैं। सर 2014 से लगातार चल रहा है, अभी तक में कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि BPSC में सेलेक्ट हुए हैं NSCS के माध्यम से और फिर IAS में? एग्जैक्ट नंबर तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन सिविल सर्विसेज में हर साल कम से कम 40 से 50 तो ऐसे लोग होते हैं जो हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि लास्ट ईयर भी चाहे हमारे जो IAS टॉपर हैं शुभम कुमार, वो भी उससे जुड़े हुए थे और लास्ट ईयर ही हमारे करीब 30 से 40 लोग सेलेक्ट हुए थे। BPSC हमने पिछले 2 बार से किया है, उन दोनों बार मिला के कम से कम 150 के अराउंड लोग होंगे जो हमारे प्रोग्राम से जुड़े होंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड है सर, कि जिस तैयारी कराने के बीच में कोरोना काल था तो किस तरीके से तैयारी चल रही थी सर उस टाइम? कोविड की वजह से हम लोग का सारा जो प्रोग्राम्स था ऑनलाइन चल रहा था, लेकिन अभी चूँकि कोविड नहीं है तो हम लोगों ने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ऑफलाइन कराया है। अभी दिल्ली में भी जो हमारा बिहार भवन है वहाँ पे हम लोगों का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है सिविल सर्विसेज के लिए भी, और अब BPSC का रिजल्ट निकला है तो इसके लिए भी दिल्ली और पटना दोनों जगह ऑफलाइन मॉक होगा। उसके अलावा ऑनलाइन मॉक भी जारी रहेगा कि जो लोग ऑफलाइन मॉक में नहीं आ सकते हैं वो लोग ऑनलाइन मॉक हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। NSCS का ब्रांच या फिर सर जो पूरा IGP प्रोग्राम है पटना में चलेगा कि बिहार के अलग अलग जिलों में, जिस तरीके से पूरे बिहार के छात्र हैं सिविल सर्वेंट से जो तैयारी करते हैं अलग अलग जिलों में चलेगा सर, पटना में चलेगा सर?
देखिए, सिविल सर्विसेज या जो बीपीएससी की बात है तो इसका आप देखेंगे जो लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हर ज़िलों में तो उतने नहीं रहते हैं, मैक्सिमम या तो पटना में होते हैं या दिल्ली में होते हैं, तो इन 2 जगह चल रहा है। तो इसीलिए फ़िलहाल तो हमारे पास ऐसे ही आइडिया है कि इन्हीं 2 जगह चलाना है। लेकिन अगर कहीं पे किसी कैंडिडेट का स्पेसिफिक रिक्वेस्ट होता है, क्योंकि जब उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं तो उसमें वो लोग अपना रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो अगर ऐसा उनका किसी का स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हो गया कि पटना या दिल्ली के अलावा भी कहीं उनको अगर चाहिए, ऑफलाइन मॉक भी चाहिए, तो आज के डेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे NSCS ऑर्गेनाइजेशन से 1000 से ज़्यादा अधिकारी जुड़े हुए हैं और वो बिहार के हर एक ज़िले में हैं और देश के बल्कि हर जगह वो पोस्टेड हैं। तो अगर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आता है तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। NSS में जुड़ने के लिए आपने बताया निःशुल्क है और तमाम जो अधिकारी हैं बिहार झारखंड के हैं, ऐसे बच्चों को और इसमें लाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं जो ताकि निःशुल्क को पढ़ सके, जो कि जिनके पास पैसे उतने नहीं हैं, क्या करते हैं सर उसके लिए आप लोग? वही कहा कि हम लोग का एक साइकिल होता है कि हर साल जब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आता है उसके बाद हम लोग का एक क्या होता है अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो हमारे IAS टॉपर्स होते हैं वो ज़िला में जाके और ये बताते हैं कि IAS की तैयारी कैसे करनी है। उसमें उनको सारा कुछ बताया जाता है कि सिलेबस क्या होता है, तैयारी कैसे करनी होती है। उसमें हम बच्चों को एक ओरिएंटेशन देते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब सेमिनार में बच्चों का रिस्पांस अच्छा होता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं हमसे जुड़ने के लिए वो टेस्ट में अपीयर होते हैं और टेस्ट में अपीयर होने के बाद जो सेलेक्ट हम करते हैं करीब 200 बच्चों को, उनको फिर हम क्या करते हैं, एक्सटेंसिव हम लोग गाइडेंस प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बात करने के लिए निःशुल्क सुविधा जाती, तो क्या आपको लगता है कि आगे बढ़ेगी ये, फिर और लोगों को स्टूडेंट को जुड़नी चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ हमें डायरेक्ट ऑफिसर्स जो सिलेक्टेड हो चुके हैं उनसे गाइडेंस का मौका मिल रहा है। निःशुल्क है इसलिए कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पे इनसे जुड़ सकता है और अच्छा गाइडेंस प्राप्त कर सकता है। तो सबको जुड़ना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम संजय कुमार है। कहाँ से हैं आप? जी मैं जमुई से हूँ। NSS से जुड़ के आपको कैसा लगा? आज आपने संतोष जी से सवाल जवाब किया और क्या कुछ लगा कि क्लियर हो पाया? नहीं बिल्कुल, मैं तो इससे पहले भी सर से पर्सनली भी मिला था, तो सर ने बताया कि हम लोग के द्वारा ऐसा प्रोग्राम चलाया जाता है। तो कुछ दिन पहले मैं इनसे जुड़ा था। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि BPSC के थ्रू सिलेक्शन के बाद हम जिस ऑफिसर्स या जिस सीनियर्स के साथ काम करेंगे उन्हीं लोगों से मिलने को यहाँ मिलता है। तो वो जो हेजिटेशन होता है एक इंटरव्यू पर्पज से, वो हेजिटेशन खत्म हो जाता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ NSCS को। निःशुल्क सुविधाएं दी जा रही है और भी अन्य संस्थान में लाखों रुपए ले जाते हैं, क्या कहिएगा इस पे? ये एक प्रकार से कहे तो नया इनिशिएटिव है हमारे बिहार झारखंड के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जुड़ना चाहिए, क्योंकि आज का जो वर्तमान का जो दौर है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो बहुत ज़्यादा पैसा लेके बावजूद भी इस तरह का डायरेक्ट टू डायरेक्ट डोनेट नहीं करवा पाते हैं, और यहाँ हम लोग को इस तरह की सुविधाएं निःशुल्क मिल रही है। थैंक यू NSCS। कब से जुड़ी हैं NSCS से? 2021 से मार्च। इससे पहले आपने इंटरव्यू IGP सेशन में आई थी, कैसा लगा जुड़ करके? निःशुल्क सुविधाएं दी जा रही है लड़कियों को और इसमें जुड़नी चाहिए। जिस तरीके से महिलाएं सिविल सर्वेंट की तैयारी करती हैं, क्या कहेंगी तमाम लड़कियों के लिए जो कि जिसके पास पैसे नहीं हैं वो जुड़ना चाहती हैं, तो उसको क्या? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें बहुत सारे लड़कियों को जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतने लाखों की BPSC। आप कहाँ से आती हैं? जी गया से। गया में और भी सारे जो छात्र होंगी, अभ्यर्थी हैं, BPSC की तैयारी कर रही होंगी, UPSC की तैयारी कर रही होंगी, क्या वो दिल्ली जाके पढ़ती है, फिर पटना के पढ़ती है, फिर वहाँ ज़्यादा स्टडी करती हैं ऑनलाइन मोड में? जी ऑनलाइन मोड में बहुत सारी करती हैं, मैक्सिमम पटना, और उनके पास अफोर्डेबल है, जो अफोर्डेबल है तो वो दिल्ली तक भी जाते हैं। कैसा लगा NSS में? आज संतोष जी से आपको IGP के तहत बात करने को मिला, सारा क्लियर हो गया जो आपके जी प्रॉब्लम थे? जी बहुत अच्छा लगा। पहले भी मिल चुके हैं सर से, क्लास के दौरान हम लोग का ऑनलाइन क्लास होता है बहुत अच्छे तरीके से। IAS IFSC क्लास लेते हैं मोस्टली सारे सब्जेक्ट का। तो एक पढ़ाने का जो डेडिकेशन है इन लोग का ऑन टाइम, तो वो अच्छा लगता है। 100 अधिकार